अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। सबसे पहली स्टोरी आज के वीलॉग में, पाकिस्तान में इंटरनेट जो बैठा है, जो इंटरनेट का शटडाउन हुआ है ऑल ओवर द कंट्री अक्रॉस पाकिस्तान, और तमाम सोशल मीडिया ऐप्स भी काम करना छोड़ गई थी, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि साइबर सिक्योरिटी को ट्रैक करती है और डिजिटल गवर्नेंस करती है। उसका नाम नेट ब्लॉक्स है, ट्विटर पर उसका पेज भी है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में पूरे नेशनल स्केल पे नेशन वाइड डिसरप्शन हुई है इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, और तमाम ऐप्स, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वो सारी ऐप्स जो है काम करना छोड़ गई थी। और उसकी वजह बाकायदा तौर पे जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है, वो कहते हैं द इंसिडेंट कम्स एज परसिक्यूटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स पार्टी PTI लॉन्चेस इट्स इलेक्शन फंड रेजिंग टेलीथॉन। यानी कि ये इंसिडेंट तब हुआ है नेट बैठने का और तमाम सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो बैठ जाने का, कि जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म परसिक्यूटेड यानी कि जिसके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, जिसको परसिक्यूट किया गया है, जिसके साथ विक्टिमाइजेशन की गई है, तो वो लिख रहे हैं कि जी परसिक्यूटेड यानी कि विक्टिमाइजेशन जिसके साथ साबिक वज़ीर आज़म के साथ हुई है, जब उसकी पॉलिटिकल पार्टी PTI ने अपनी इलेक्शन फंड रेजिंग टेलीथॉन लॉन्च किया है, तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बैठ गया, पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स बैठ गई हैं। ये उनका ट्वीट है। अच्छा, अब मैं, क्योंकि इस पे भी बहुत सारी उंगलियां उठाएंगे लोग कि जी पता नहीं ये क्या, कहाँ से किसने लिख दी और उठा के हमने बिला वजह इसको जो है वो कोट कर दी है। ये पूरी दुनिया पर नज़र रखे हुए होते हैं और जहाँ पर भी इंटरनेट का इशू आता है वहाँ पर ये रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो ट्वीट है ये 18 घंटे पहले इन्होंने किया, और उससे 5 दिन पहले यूक्रेन के हवाले से नेट ब्लॉक्स ने इसी तरह ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के शहर जो उनका कैपिटल है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की डिस्ट्रप्शन हुई है, इसी तरह इंटरनेट बैठ गया है, तबाह हो गया है। जब रशिया ने अपना मिसाइल अटैक किया है, टारगेट किया है उनके कैपिटल को, उस मिसाइल अटैक के नतीजे में वहाँ पे इंटरनेट बैठ गया। अच्छा, उससे पहले 6 दिन पहले उन्होंने जापान के हवाले से बात की है कि वहाँ पर जापान में इशिकावा एक जगह है, वहाँ पे 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनेट बैठ गया। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि कोई ये ना समझे कि पता नहीं किसने एवी मुँह उठा के ये ट्वीट कर दिया है। इंटरनेट तो पूरे पाकिस्तान में बैठा है, सबको पता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनली इट इज़ बीइंग नोटिस्ड और उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र है। तो जब जापान में ज़लज़ला है तो जैसे इंटरनेट बैठ जाता है, यूक्रेन में जंग लगी हुई है, रशिया एक अलहदा मुल्क वहाँ पे मिसाइल से अटैक कर रहा है, तो इंटरनेट बैठ जाता है। तो पाकिस्तान में PTI अगर इलेक्शन फंड रेजिंग टेलीथॉन लॉन्च करे तो इंटरनेट बैठ जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे ख़बर बन जाती है उसी कंपनी की तरफ से जो जापान और यूक्रेन की ख़बर दे रही है, विच इज़ सो सैड एंड अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो कर रहे हैं उनको ना ये सैड लग रहा है ना अनफॉर्चुनेट लग रहा है, उनको बस ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराना है, उसको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाना है, तो जो कर सकते हैं कर लें, और वो करी जा रहे हैं और बग़ैर सोच समझ के कर रहे हैं कि इसके नताइज क्या निकल रहे हैं और इसका नुकसान मुल्क को और पाकिस्तान के वक़ार को बैनुल-अक़वामी सतह पर कितना हो रहा है। सबसे पहली ख़बर ये थी। अगली ख़बर की तरफ जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से जो उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की एक पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर समाअत हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने की है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसको हेड कर रहे थे, 2 और जजेस थे, मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली। और वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब, क्योंकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटिशन पर बहस करें PTI की तरफ से, तो उनका और चीफ जस्टिस का जो मुकालमा हुआ है और चीफ जस्टिस ने जो बातें कही हैं या जो रिमार्क्स दिए हैं वो पढ़ के एक दफ़ा फिर अफसोस हुआ है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस वहाँ पर बज़ाहिर अगर आप वो सारी ख़बर पढ़ें तो आपको पता लगेगा दैट चीफ जस्टिस इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट थ्रू हिज रिमार्क्स फ्रॉम लतीफ़ खोसा
कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है। यानी कि वो कहते हैं कि क्या पीटीआई ये एक्सपेक्ट करती है कि उनके 100% कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएं, और अगर कुछ रिजेक्ट हुए हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उंगली उठाने वाली बात कौन सी है। फिर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये भी कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट का ही बनाया हुआ अदारा है, ये हमारे अदारे हैं, ये आपके अदारे हैं, इसकी इज्जत करें। फिर उनकी हमदर्दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस तरह से थी कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए, और सबसे ज़्यादा मुकदमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर पीटीआई ने किए हुए हैं। उसके अलावा जब उनको यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, तो लतीफ़ खोसा साहब ने दफ़ा 144 का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, दफ़ा 144 लग जाती है, बाकी पार्टियों पे नहीं लगती है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी ये दफ़ा 144 इस पिटिशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ना तो उसको चैलेंज किया गया है, ना एमपीओ को चैलेंज किया गया है, तो इस वजह से इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सियासी फोरम ना बनाएं, अपने सियासी दुखड़े ना सुनाएं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैंने आपको बता दिए, बल्कि फिर रिपोर्टिंग ये बताती है कि लतीफ़ खोसा साहब को उन्होंने थोड़ा सख्त अल्फाज में झड़क भी दिया या डांट दिया इस बहस के नतीजे में कि जी आप तो हमें बोलने ही नहीं दे रहे, आप ऐसा करें इधर आके अदालत को का ऑर्डर भी खुद ही लिखवा दें। अब सवाल मेरा यहाँ पे सिंपली ये है कि जब पूरे पाकिस्तान में जो सिचुएशन है सियासी तौर पे कि जिसमें वो पंजाबी में कहते हैं ना अन्ने नूं भी नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी तौर पर ज़्यादती हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका नोटिस लेने में बेशर्मी से नाकाम है, ये पाकिस्तान में अंधे को भी नज़र आ रहा है, अन्ने नूं भी नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान पंजाबी में कहते हैं। तो तब द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव एन आइडिया दैट दिस इज़ हैपनिंग एंड ही, और उनका जो सारा वो है ना जितने भी उनके रिमार्क्स हैं या जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस माइंडसेट का इजहार करते हैं, मुझे इतनी मायूसी हुई है उनके इस रवैये से कि मुझे लिटरली लगता था कि काजी साहब जब सीट पे आके बैठेंगे तो ये अपराइट आदमी है मेरे ख़्याल में, तो ये पुरानी बातों से निकल कर अदलो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन वो पुराने माजी के दरीचों में से बाहर निकल के झांक ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें याद है तो उनका वो रेफरेंस याद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल हो गया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो पेशियाँ याद हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया था, वो ख़ुद उसमें ज़ाती तौर पर फिर पेश होते रहे थे, तो उन्हें वो याद है। और वो सारा ज़िम्मा बुनियादी तौर पे पीटीआई पर डालते हैं और इमरान खान पर डालते हैं, जो मेरी रीडिंग है उनके रिमार्क्स सुन के या उनका तरीक़ाकार देख के। और हालांकि उनको इस बात की समझ है, वो कोई बच्चे नहीं हैं, उनको समझ है कि उसमें इमरान खान या पीटीआई या आरिफ अलवी का कसूर उतना नहीं है जितना कसूर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो वो रेफरेंस किसी सूरत नहीं जा सकता था, और इस्टेब्लिशमेंट के चाहने की वजह से वो रेफरेंस क्या था, इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत को और सदर आरिफ अलवी को तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है पुश किया गया था कि वो ये रेफरेंस भेजें। इस बात के बहुत से आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इसके आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इस तरफ इशारा करेंगे। और ये इनको भी पता है, इनको पता है कि इन्होंने वो जो फैज़ाबाद धरना केस है उसकी जजमेंट दे दी हुई थी, इनको पता है कि इनकी जजमेंट्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थी, और इनको पता है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट की खूब चल रही थी, इतनी नहीं चल रही थी जितनी पीडीएम के दौरे हुकूमत में अब निगरान हुकूमत में चल रही है, या आगे आने वाली हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहती है उसमें चलेगी, लेकिन फिर भी चल रही थी। और इस्टेब्लिशमेंट की चलने की वजह से इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस हुआ था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिल्कुल हाथ हौला है
इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है इनकी, सारा कसूर इमरान खान का है, सारा कसूर पीटीआई का है, सारा कसूर आरिफ अलवी का है, सारा कसूर उन लोगों का है जिनके साथ आज विक्टिमाइजेशन हो रही है और इनको नज़र नहीं आ रही है। और इनको वकील लतीफ़ खोसा साहब जो है उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि सर वाकई में विक्टिमाइजेशन हो रही है, वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, वाकई इलेक्शन अब जो चीफ जस्टिस ये कह दे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये हमारे इदारे हैं, इनकी कदर करें, वो मुकदमात भुगते या फिर वो इंतखाबात कराए, तो जिस चीफ जस्टिस को इन हालात में जो कुछ हो गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितनी बेशर्मी से उन मामलात का नोटिस लेने में नाकाम रहा है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, चाहे वो लोगों का उठाया जाना है, चाहे वो उनका टॉर्चर होना है, चाहे वो उनका और कोई मामलात हैं, या चाहे इमरान खान के साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मामलात किए हैं, तो जिस चीफ जस्टिस को वो ही नहीं नज़र आ रहा और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को समझता है कि जैसे दूध का धुलाव है और एक आईनी इदारा है और वो बेहतरीन अपना काम कर रहा है, अब उस चीफ जस्टिस को क्या बताना, क्या उसके सामने इस्तदा करनी। तो बहुत नैरो माइंडेडनेस का मुजाहरा किया है आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, क्योंकि मैं अभी तक जब से वो चीफ जस्टिस बने थे आई वॉज़ जस्ट ट्राइंग टू ऑब्ज़र्व कि जी ये कैसे अनफोल्ड होगी सिचुएशन, लेकिन वो उधर से नहीं निकल पा रहे हैं, वो उधर ही फंसे हुए हैं और मेरे ख्याल में उन्हें ज़हनी तौर पे वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है उनके लिए। इस वजह से उनके जो मामलात है वो ऐसे ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ये वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ख़बर है, तो ये सारी कार्रवाई करने के बाद 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है ये पिटिशन पर समात लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। और बल्ले का जो निशान है उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील फ़ाइल की गई थी पेशावर हाई कोर्ट के इंट्रा कोर्ट एपलेट बेंच के फ़ैसले के बाद, उसकी 10 जनवरी को समात मुकर्रर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं तो मैं अभी देख रहा था कि कोई कह रहा था कि नवाज़ शरीफ, डिस्कशन ये होती है ना, एक तो दूसरा नवाज़ शरीफ से पहले बिलावल पे आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले टेलीविज़न पर ख़बर चल रही थी कि जी बिलावल और लतीफ़ खोसा का आमना सामना हो गया, तो बिलावल ने देखकर कहा देखे देखे मुझे कौन नज़र आया, और फिर दोनों गले मिले और उसके बाद बिलावल आगे चले गए, लतीफ़ खोसा दूसरी तरफ चले गए। तो ज़रा मैं वो जो सिस्टम की बात है ना, और इसको जोड़ता हूँ अब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। एक स्टेटमेंट अभी मैं देख रहा था कि कोई कह रहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ अगर हुकूमत बना भी लेंगे तो उनके पास कोई प्लान नहीं है, वो कैसे पाकिस्तान की, एजाज़ुल हक साहब कह रहे थे, एजाज़ुल हक, कि वो कैसे पाकिस्तान को निकालेंगे मौशी बहरान से। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब इस माइंडसेट से ना बाहर निकल आना चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ के पास प्लान कोई होगा या नहीं होगा, वो निकालेंगे या नहीं निकाल, ना नवाज़ शरीफ निकाल सकता है, ना एजाज़ुल हक निकाल सकता है, ना कोई और निकाल सकता है, जब तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और जब तक सिस्टम पूरा करप्ट है और सिस्टम चलाने वाले चाहते हैं कि सिस्टम ठीक ना हो। देखें, इट इज़ देन whosoever you choose to be your savior in the present circumstances, be it नवाज शरीफ और anybody else। इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर इमरान खान है, लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद इमरान खान से। लोग समझते हैं कि इमरान खान पावर में आए तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान आज पावर में आ भी जाए तो जो सिस्टम है वो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ चलना शुरू हो जाएगा, जो कि चलना शुरू हुआ है और उसके नताइज भी आपके सामने हैं, तो इमरान खान सिस्टम से लड़ेंगे या मुल्क के मसाइल से लड़ेंगे। कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा वो सिस्टम से, मसला ये है कि उसको अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लाले पड़ जाते हैं। ही हैज़ टू सस्टेन अगेंस्ट ऑल दोज ऑड्स जो सिस्टम उसके सामने खड़ा कर देता है, चैलेंजेस सारे जो सिस्टम, और वो सारे गैर ज़रूरी हैं। उनका ताल्लुक बराह रास्त वो उन मसाइल से नहीं है जो मसाइल के लिए उसको चुना जाता है, मुंतखब किया जाता है, या जो असल उसका काम है उस तक तो उसको पहुँचने नहीं देते। उसको तो फंसा लेते हैं, कभी किसी को पनामा में फंसा लिया, कभी किसी को साइफर में फंसा लिया, कभी किसी को कत्ल के केस में फंसा लिया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। तो वो जो सिस्टम है वो इस तरह से उस बंदे को फंसा लेता है और वो उसे फिर अपने लाले पड़ जाते हैं। फिर कुछ लोग, जाहिर बात है, वो अपनी ज़ाती सियासी मफादात को परसू करते, बाकी कोई टाइम फिर बचता नहीं है असल काम करने के लिए। तो कहने का मकसद ये है
कि ये जो सिस्टम के दुरुस्तगी के ख्वाब लोग देखते हैं कि नवाज शरीफ के पास है, बिलावल के पास है, या फॉर दैट मैटर इमरान खान के पास है, ये किसी एक के पास नहीं है। ये जब तक सिस्टम ऐसे ही चलेगा। बिलावल्स की मैं वही देख रहा था अभी कि जी सुप्रीम कोर्ट में ख़बर हेडलाइन लगी कि जी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, समाअत हो रही है उस रेफरेंस की, तो बिलावल भुट्टो और आसिफ़ा भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। बड़ी हेडलाइन लगी। तो मैंने एक दफ़ा मुझे सोचा कि ये कहने को तो बिलावल भुट्टो, आसिफ़ा भुट्टो, आसिफ़ अली ज़रदारी के और बेनज़ीर भुट्टो के की औलाद हैं, और पाकिस्तान की वो फैमिली है जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नस्ल दर नस्ल हुकूमत की है। लेकिन इनकी भी इस वक्त हैसियत आप देख लें कि वो इंसाफ लेने के लिए कितने साल बाद 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी, और आज 2023 में कितने साल तकरीबन 50 साल गुजरने के बाद भी उनको अभी तक अपने नाना का इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल सका, और वो रेफरेंस फाइल हुआ है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी भी समाअत कर रही है। ये है सिस्टम का जबर, तो ये है सिस्टम चलाने वालों की ताकत। तो जब तक वो इसी तरह सिस्टम को चलाना चाहते हैं तब तक कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासी जमात या अवाम जितने भी ख्वाहिशमंद हों, मामलात उस तरह से ठीक नहीं हो सकेंगे जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स कुछ चीज़ों को बैठकर आपस में तय नहीं कर लेंगे कि यहाँ पर हमने मामलात को इसलिए रिज़ॉल्व करना है क्योंकि मुल्क की तरक्की का मामला है। तो अभी तो उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है, अपने अपने झंझट पाले हुए सबने। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।